नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ऐसे भी समय रहे जब समाजवादी पार्टी के 8 विधायक यहां से जीते हैं। कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसपे सपा ने खाता ना खोला हो। इसलिए इस बार फिर मैं आप लोगों से निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री ब्रतपाल सिंह लोधी को एक वोट देकर के जिताकर विधानसभा में पहुंचाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, दमोह विधानसभा मध्य प्रदेश। दो लोगों के बीच में राजनीति चल रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन जिन प्रदेशों में किसानों की, गरीबों की, पिछड़े दलित आदिवासियों की ताकत एक हो गई है, वहां भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है। इधर मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि देश में 13 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। प्रधानमंत्री वहां ये भाषण दे रहे थे, जहां एक प्लेट काली दाल मंगाओगे तो 1000 रुपए खर्च हो जाएगा। अब बताओ उनकी गरीबी हटाओ का पैमाना क्या है। कि दो लोगों के बीच में राजनीति चल रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन जिन प्रदेशों में किसानों की ताकत, गरीबों की ताकत, पिछड़े दलित आदिवासियों की ताकत एक हो गई है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। और आपके यहां तो विचित्र परिस्थिति है कि दो ही परिवारों में सब कुछ बटा हुआ है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और जब से पिछड़े दलित और आदिवासी भाई जागरूक हुए हैं, तब से आपने देखा होगा ये बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, इनकी भाषा बदल गई है। यही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना रोक दी, आप पुराना पता करिए, पुराने साथी लोग जो जानते होंगे, अंग्रेजों के जमाने में भी जाति गणना होती थी। पहली बार भारत में 1931 के बाद जब आजाद हो गया देश, तो अगर किसी ने जाति गणना रोकने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और आज जब चुनाव में आ गए हैं, उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया कि उनके नीचे कोई ताकत नहीं बची है, तो वो भी जाति जनगणना की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो दूर, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि अगर हमारी परिस्थितियां बनी तो हम भी जाति जनगणना करा देंगे। ये जाति जनगणना इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे पिछड़ा जागरूक हो गया है, दलित जागरूक हो गया है। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, हम लोग जाति जनगणना करा करके जितनी जातियों की आबादी है, उस हिसाब से उनको हक सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या नहीं खत्म हुआ? हमें तो अभी एक सूची दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की एक किताब बनी है कि कितने घोटाले हुए मध्य प्रदेश में, किताब बनानी पड़ गई। एक किताब बनी है भ्रष्टाचार की, सोचिए 10 साल में एक किताब बन गई। और अगर दिल्ली वालों का भी हिसाब किताब लगाओगे तो अभी तो इतनी पतली किताब है, इतनी मोटी किताब हो जाएगी। इतने घोटाले किए हैं। अभी मैं ड्रोन देख रहा था, उड़ रहा था सभा में ड्रोन, मुझे लगा कि कहीं ये 2000 रुपए जिसमें चिप लगी थी वो तो नहीं ढूंढ रहा है ये। याद कीजिए बीजेपी ने क्या कहा था कि जो 2000 रुपए हम दे रहे हैं, इसमें एक विशेष चिप लगी हुई है। ये 2000 रुपया जहां जहां जाएगा उन्हें पता लग जाएगा। हम लोग तो घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं ड्रोन वही 2000 रुपए ढूंढ रहा हो जो 2000 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने छपाए थे। ये पहली सरकार है जिसने नोट छापे और नोट बंद कर दिए। इन बीजेपी वालों से पूछिए कि आखिरकार आपने छापे क्यों थे, और छापे थे तो फिर आपने 2000 रुपए बंद क्यों कर दिए? आखिरकार कौन सा कारण था? हमें याद आता है
कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी कौन सी है ये पार्टी। हम उन्हें बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में ऐसी सड़क बनाई जिसमें प्रधानमंत्री अपने हवाई जहाज से उतरे थे। आज हम जब चुनाव में हैं तो आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। मैं पिछले कई वर्षों से और जब जब चुनाव हुआ है समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में आप लोगों से समर्थन मांगा है। कुछ ऐसे समय रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के 8-8 विधायक यहां से जीते हैं। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें समाजवादी पार्टी ने खाता न खोला हो। खाते के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी अच्छी विधानसभाओं में अच्छा मतदान पाया है। इसलिए इस बार फिर मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी धीरपाल सिंह लोधी जी को एक एक वोट देकर के इन्हें जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करना। अभी मैंने जब उनकी उम्र पूछी कि नौजवान साथी आपकी उम्र क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी उम्र 27 साल है। मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि ये 27 साल तो बहुत है। मुझे याद है जब नेताजी ने मुझे पहला चुनाव लड़ाया था, हम भी 26 साल के थे और जनता ने सहयोग और समर्थन कर दिया था। मैं लोकसभा में पहुंच गया था। 2000 में पहली बार लोकसभा में पहुंचा। कुछ दिन किसी सदन में नहीं रह पाया, लेकिन आज तक किसी न किसी सदस्य का मैं सदस्य रहा हूं। मुझे लगता है हम 26 साल में विधायक बन गए, ये हमारा नौजवान साथी 27 साल में यहां से विधायक बन करके जाएगा। इधर मैंने देखा है देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार के कार्यक्रम में भाषण देते देते ये कहा कि भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में 13 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। अगर हम हिसाब किताब लगाएं और बीजेपी का हिसाब मान लें तो 8 करोड़ आबादी है लगभग मध्य प्रदेश की, तो 8 करोड़ लोग भी गरीबी से बाहर निकल गए होंगे। और जो कुछ गरीब बचे हैं वो हमारी सभा में आए हैं। यही सब गरीब हैं बीजेपी की नजर में, और कोई गरीब नहीं बचा है। हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जिस होटल में वो भाषण दे रहे थे उस होटल में कभी आप कल्पना कर सकते हैं जो काली दाल हम लोगों को ढाबे पे मिल जाती है खाने को रेस्टोरेंट में, उसकी कीमत क्या होगी? तड़के की दाल जो कभी ढाबे पे हम लोग खा लेते हैं उसकी कीमत क्या होगी? प्रधानमंत्री वहां भाषण दे रहे थे जहां पर काली दाल अगर मंगाओगे एक प्लेट खाने के लिए तो 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तड़का दाल मंगाओगे तो आपको 950 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो बताओ उनकी गरीबी हटाने का पैमाना क्या है? आज हमें बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गरीबी का पैमाना क्या है? आप गरीब किसको मानते हैं? और याद कीजिए साथियों, वो समय जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की थी, हमें आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया था और बीजेपी ने भरोसा दिलाया था कि नोटबंदी के बाद पूरा का पूरा देश तरक्की के रास्ते पे चला जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पीछे मुड़ करके देखिए, बताओ भ्रष्टाचार कितना खत्म हो गया है? दतिया में आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेसियों ने भाजपा प्रत्याशी व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया है।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सभी को भाजपा की पट्टिका पहनाकर पार्टी में आने का स्वागत किया है और इस अवसर पर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जिताने के अब वह दिन रात एक कर देंगे। थी और जब कमलनाथ ने तीनों में से एक बात नहीं मानी, मध्य प्रदेश को दलाली का अड्डा बना दिया, तो उसके बाद ऐसी कांग्रेस सरकार को ठोकर मान के महाराज ने आप सबका रास्ता चुना, किसान का रास्ता चुना। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जोरदार तालियों से महाराज को बुलाओ। जब तक वो माइक पे नहीं आ जाए तब तक तालियां बजाओ। इतनी जोर बढ़ोतरी की परंपरा जिनके साथ मेरा स्वतः का कितने साल हो गए नरोत्तम जी हमको? 40 साल का संबंध है। 40 साल का संबंध। अरे भैया मुझे पंखा ले आओ, जनता को। हाँ तुम हटो वहां से। हाँ ले जाओ आगे पंखा। ये चंबल की चमड़ी है, जितनी गर्मी लगती है उतना निखार निकलती है। ये नरोत्तम जी, कमलनाथ जी को हेलीकॉप्टर की जरूरत है, कमलनाथ जी को पंखे की जरूरत है। आपको और हमें माटी, माँ पिताम्बरा की मैया का आशीर्वाद और जनता के दिल में स्थान की जरूरत है। अब तुम पंखा मेरे जनता के बीच में तुम आ रहे हो भाई, कांग्रेस की तरह तुम काम कर रहे हो। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, करेंगे पूरी तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया है। सिंधिया हमारे कुछ लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बड़ौनी के दतिया के कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं माता दीन जी, वो आ जाए। कुलदीप गुप्ता जी बड़ौनी। पहले इतने लोग मंच पे ना रहे, चलो सब लोग सभी से अनुरोध है मंच से नीचे कर जाए। चलिए जिनका स्वागत हो गया है थोड़ा उधर चले जाएं। आनंद मलैया जी, कुलदीप गुप्ता जी, गब्बर रावत घूपसी, संगम रावत घूपसी और कप्तान पाल घूपसी को महाराज माला पहनाएंगे। गिनी राजा मालवा पहनवाएंगे सभी को। हमारे माता दीन पार्षद कांग्रेस के पूर्व उधर है मंच की गर्मा बनवाए थोड़ा, सभी से अनुरोध है। दीपू सोनी कहाँ है, जरा आए दतिया के पास। द्वितीय पार्षद सोनी जी मंच पे आए। आ रहे हैं दीपू जी। कितने मिल रही है? अगर सरकार नहीं मैं बदलता तो ये 6000 अतिरिक्त जो शिवराज सिंह चौहान जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 अतिरिक्त दे रहे हैं, क्या ये 6000 आपको मिलता? क्या मिलता? ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? अब मुझे बताओ कितने लोगों को यहाँ 12000 मिल रहा है? अरे एक दादा आपको नहीं मिल रहा? कितने लोगों को मिल रहा है? हाथ उठाओ। अब हाथ उठा के रखो, थोड़ा उठाओगे तभी तो याद रहेगा। 12000 मिल रहा है, मिलना चाहिए, आगे भी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आई
याद रख लेना, जब ये सरकार में आए थे 15 महीने संबल योजना बंद कर दी। जब ये सरकार में आए 15 महीने भाजपा सरकार की 51 जन कल्याण योजनाओं को बंद कर दी। अगर भगवान न करे ये सरकार में आए, आपका 12,000। इनको आना चाहिए सरकार में, आना चाहिए सरकार में, आना चाहिए सरकार में, आना चाहिए सरकार में। मेरी बहना, आज शिवराज सिंह जी की मेरी लाडली बहना है। यहां कितनी लाडली बहना बैठी हैं? कितनी लाडली, हाथ उठा लो जितनी लाडली बहना है। अब अम्मा बताओ कितना मिल रहा है आपको खाते में? $15,000 मिल रहा है हर साल, 15,000 मिल रहा है हर महीने, 1250 मिल रहा है। अब आप मुझे पूछो, बताओ 10 तारीख को आने वाला है, आना चाहिए, आगे भी आना चाहिए। बताओ मुझे, हाथ उठाकर आना चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस की सरकार आई, क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब कन्यादान योजना बंद कर दिया था। जब कांग्रेस की सरकार आई थी, मेरे आशा के कार्यकर्ताओं के 1,500 रुपए तनख्वाह काट के रख दिया था। तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? अरे मैं अम्मा से पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो? मुझे लगता है इनको भी 1250 चाहिए। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? अब अम्मा एक उठ जाओ, क्या नाम है अम्मा? राम कुमारी। राम कुमारी जी गई थी कमलनाथ भैया जी के पास, और राम कुमारी जी ने कहा, कमलनाथ जी महिलाओं के लिए कुछ आप करो। तो कमलनाथ जी बोले, राम कुमारी जी, बहना मैं क्या करूं, बहना तिजोरी खाली है। 15 महीने बाद राम कुमारी जी गई शिवराज सिंह जी के पास, और राम कुमारी जी ने शिवराज भैया को बोला, शिवराज भैया हम महिलाओं के लिए कुछ करो। तो जहां कमलनाथ जी ने राम कुमारी को कहा, बहना तिजोरी खाली है, वहीं शिवराज भैया ने राम कुमारी जी को बोला, बहना तिजोरी तुम्हारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस कहती है तिजोरी खाली है, भाजपा कहती है तिजोरी, और वो क्यों? क्योंकि कांग्रेस इसी की खोज में। वो जो जोड़ी है ना, जोड़ी जब ये दिख जाता है ना, हमें चमक आ जाती है, और जब ये दिख जाता है और आंखों में कम चमक आ जाती है, तो जाते हैं सांस, आजा 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 आजा। कांग्रेस में किस्सा कुर्सी का है, भाजपा में किस्सा जनता के आंखों में चमक और जनता के विकास और प्रगति का है मेरे भाइयों बहनों। तो 17 तारीख को एक एक वोट बड़ौनी में ना छूटे, पीछे वाले स्कूटर के पास, हाँ, एक एक वोट बड़ौनी में ना छूटे। 17 तारीख को एक एक वोट जाना मतदान केंद्र में, और ठका ठक
ठका ठका, मेरी अम्मा बोलो ठका 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 ठक, कमल के फूल के निशान पर डालकर अपने क्षेत्र के बेटे, अपने क्षेत्र के भाई नरोत्तम जी को जय हिंद। भारतीय केंद्रीय मंत्री कैलाश पटेल साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, जबकि चुनाव का समय है, मतदान का समय है, कांग्रेस को भ्रामक बातें नहीं करना चाहिए। 63 करोड़ का मोबाइल घोटाला, और जो बात मैंने आपसे पहले कही थी, जिसको मैं कमलनाथ जी के बारे में सीधे कह भी चुका हूँ, उसमें 4100 करोड़ रुपए का सिंचाई कॉम्प्लेक्स घोटाला, जिसमें उन्हें 550 लगभग 500 करोड़ रुपए एडवांस दिए थे, 40 करोड़ और जिसका कंपनी से 4 करोड़ के कुल आईफा घोटाला का मामला, ये भी पार्टी ने पहले से उठाया। इस पर कांग्रेस कभी अब जवाब मेरे सामने नहीं आया। छात्रवृत्ति घोटाला 2 करोड़ रुपए का, 165 दिन में जो 450 IAS अफसर बदले थे, ये प्रशासनिक तरीके से उनकी लाचारी का प्रमाण पत्र था। वेयर हाउस खरीदी करने का जो घोटाला है, वो एक बड़ा घोटाला है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में 7600 करोड़ और 700 करोड़ की दलाली में उनके भतीजे ऋतुल पुरी का नाम शामिल है। मैंने ये सूची इसलिए पढ़ी है कि आज सुबह जब मैं सुन रहा था, तो इसलिए मैंने अपनी बात यही से शुरू की है कि कांग्रेस एक तो विरोधाभासी बातें करती है, और उन्होंने जो बातें कही हैं, यदि वो वीडियो की पुष्टि करे कांग्रेस या कांग्रेस के प्रवक्ता, तब तो ठीक है, अन्यथा नरेंद्र सिंह जी का सार्वजनिक जीवन 4 दशक का जीवन है। वो मेरे हम सब सहयोगी रहे हैं, साथ में सबने राजनीति की है, आप भी उनसे परिचित रहे हैं। एक गंभीर राजनीति करने वाले व्यक्ति ने, जिसने शायद कभी इतने बड़बोलेपन से भी किसी से बात नहीं की होगी, उनके चरित्र पर हमला करना, और वो भी बेटे को ढाल बनाकर, भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करती है, क्योंकि पीड़ित या प्रभावित कौन है? प्रभावित देवेंद्र तोमर है, और तो ऐसे घोटाले हैं, चाहे गोबर खरीदने की एक तरफ बात करते हैं, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा कि गोबर घोटाले की भी चर्चा साथ में कर लो तो अच्छा रहेगा। जब शराब घोटाले की बात आती है तब आप चुप हो जाते हैं, जब आपकी बाकी जो लाल डायरी की बात राजस्थान में आती है तो उस पर आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि तेज बोलने से तथ्य नहीं बदल जाते हैं, और मैं आरोप लगाता हूं, मैं कहता हूं साहब कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कांग्रेस की सत्ता वाली पार्टी जो राज्य है, वहां से आप जिस प्रकार से दोहन करते हो, ये आपका इतिहास है। और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर कि हम विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार, क्योंकि कांग्रेस बौखला गई है हार से, और जिस ढंग से छेड़खानी वाले वीडियो को रखकर विरोधाभासी बातें कर रही है, ये पूरी तरह से समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश है। लेकिन मैं फिर से पुनरावृत्ति करता हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी का जीवन, सार्वजनिक जीवन 4 दशक से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन है। उनकी गंभीर राजनीति का जो आचरण रहा है, उस पर यह धब्बा हम सबको दुखी तो करता ही है। साथ में मैं कांग्रेस के इस षड्यंत्र की घोर निंदा करता हूं, और मैं कांग्रेस को कहता हूं कि आप अगर इस स्तर पर राजनीति ले जाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए और मध्य प्रदेश की शुचितापूर्ण राजनीति के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप कोई बात पूछना चाहेंगे तो जरूर से। मीडिया सेक्टर में मैं राजधानी के सभी पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम प्रारंभ से कहते रहे कि कांग्रेस हमेशा विरोधाभासी और तथ्य से परे आरोप लगाकर हमेशा विकास की चर्चा से दूर रखना चाहती है। मतदान का समय निकट आ रहा है और कांग्रेस लगातार ऐसे ही मनगढ़ंत
और तथ्यों से परे आरोप लगा रही है। और इसलिए मैं पहले यही कहूंगा कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने जहां से बात शुरू की तो मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक प्रकार से नैतिक रूप से ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है जब वो ये कहती है कि किसी वीडियो को की वो पुष्टि नहीं करती और उसके बाद लगातार अनर्गल आरोप को लगाती है। तो मैं ये मानता हूं कि ये आदर्श आचार संहिता का नैतिक रूप से उल्लंघन है। हम विकास पर चर्चा करें तो फिर मुझे लगता है या तो उससे भटकाने की ये कोशिश है। कांग्रेस को आभास हो गया है कि वो बुरी कदर से चुनाव हारने वाले हैं और इसलिए जब भी कभी ऐसे अवसर आते हैं तो हमेशा की तरह वो अनर्गल प्रलाप करने में लग भी जाते हैं। मिल रहा है उसी के डर से ये जो वीडियो जारी करने वाली ऊंची राजनीति हुई है उस पर मैं सिर्फ 2-3 बातें ही आपसे कहूंगा कि भ्रष्टाचार के लिए हमने जब भी कांग्रेस पर आरोप लगाए वो आरोप तथ्यपरक थे। मैंने खुद ने स्वयं कमलनाथ जी के बारे में कहा था कि भाई जब आप छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स के मामले में जो आपकी गतिविधि है और आपने जिस प्रकार से लोगों को मोबिलाइज किया वो काम शुरू नहीं हुआ, आज तक कांग्रेस उस पर जवाब नहीं दे पाई। मैं कुछ और ऐसी बातें जो 15 महीने कमलनाथ सरकार के थे जो तब अनेक बार आपके सामने आए होंगे, लेकिन मैं उनकी पुनरावृत्ति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जोर से बोलने से कोई चीज तक नहीं होती है। हम बहुत तुर्रे के साथ बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसलिए मैं कहता हूं 100 करोड़ का कृषि यंत्र खरीदी घोटाला एक कमलनाथ जी की सरकार में हुआ है और मीडिया के लोग इस बात से किसी न किसी तरीके से हम परिचित रहे हैं। इनकम टैक्स के छापे में 281 करोड़ जो बरामदी हुई थी वो इस राज्य का बच्चा जानता है। 1350 करोड़ से ज्यादा का टैक्स चोरी का मामला है। ये इस पर कांग्रेस चुप रही है। किसान कर्जा माफी के नाम पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी जिस पर कांग्रेस को जवाब नहीं दे पाई। 7 सिंचाई परियोजनाओं में लगभग 877 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। राजस्थान चुनावों में भाजपा का एक नेता योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंच से कहता है कि मस्जिद और गुरुद्वारों को उखाड़ फेंको। हम लोग नाम को चीज है या नहीं है ये कुछ नहीं आपसे है क्या चुनाव है तो महसूस क्यों नहीं हो रहा। एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है भी मंदिर मस्जिद है गुरुद्वारे नसूर मंच के तोड़ देने चाहिए तो चुनाव यो क्या कर रहा है। मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है। शर्म वो लाइव बोल रही हैं और सीएम बढ़ के तालियां लगा रहा है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी चुनाव योग के लिए। मुझे आप बता दीजिए ये भाषा यूज करने वाली फिर गुरुद्वारे नसूर बन चुके हैं। ये नसूर नहीं देश के लिए। आज नसूर बीजेपी बन चुके देश के लिए। संदीप दैमा जैसे लोग जो फिरकापरस्त लोग हैं वो नसूर बन चुके देश के लिए। जो स्टेज पे बोल रहे शर्म आती है। योगी आदित्य बालना को ताड़ियां मार रहे हैं जैसे खुसरे ताड़ियां लगाते हैं आकर। हम आपसे कहने आए हैं आप उनकी टीम के मेंबर हो कम से कम लोगों को एहसास कराओ कि सभी मोदी के तोते नहीं हैं। यहाँ जिंदा जमीरों लोग बैठे हैं नौकरी आती चली जाती हैं पर जो ऊपर नौकरी करोगे ना जाएगा वो सारा दुनिया हिसाब वो मांगेगा आकर। तो किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे आकर। मंदिर हैं सभी मत्था टेक नमस्कार करते हैं। हमारे एक देश में संस्कृति है सभी के मिलजुल रहने की आकर और बीजेपी उस समय नफरत फैला रही है सिर्फ वोटों के लिए देश को बांट रही है। और हैरानी इस बात की है कि चुनाव आयोग ने सरकार ने प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। ये सबसे शर्मनाक बात है। जो सोच तालिबान की है जो सोच मुगलों की सोच थी वही सोच बीजेपी अपना रही है। आप एक और नोट करना बात आप जब प्रदीप दैमा ने माफी मांगी संदीप दैमा ने उसने माफी में क्या कहा भी मैंने कहा था जी मस्जिद और मदरसे तोड़ दो गुरुद्वारा गलत निकल गया। वो चुनाव जो फिर चुप करके बैठा है। जो भी पर्यवेक्षक है हम आपसे कहने आए हैं
उनके लिए कार्रवाई की जाए। और गंगा हनुमानगढ़ हमारे जिले हैं, अगर यहाँ पर ऐसी कोई बात होगी, वो चुनाव आयोग चुप करके बैठा रहा, फिर इसी चुनाव आयोग को यही आकर बात करेंगे। यहाँ पर आप अधिकार को बोल देना, यहाँ पर हमें तोते नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर ड्यूटी करने वाले। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र सिंह तोमर और देवेंद्र तोमर, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र की पत्रकार वार्ता। पीसीसी में आयोजित हुई सुप्रिया श्रीनेत्र की पत्रकार वार्ता। सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल वीडियो पर कांग्रेस हुए हमलावर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के तथाकथित वीडियो पर उठाए सवाल, और हम इस वीडियो की पुष्टि या खंडन नहीं करते, ये जांच का विषय है। सच कितना भी छुपाओ उभर आता है, और पैसे लेने की बात माइनिंग के कारोबारियों से हो रही है, और नरेंद्र सिंह तोमर इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। जिस पैसे का जिक्र किया जा रहा है, क्या उसको सार्वजनिक किया है? ये पैसा देवेंद्र तोमर को क्यों दिया जा रहा है? ईडी चुनाव के दौरान नंगा नाच रही है, और ईडी और सीबीआई की टीम कब नरेंद्र तोमर से पूछताछ करेगी? पीएम मोदी और बीजेपी क्यों चुप है वीडियो के मामले में? वहीं आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के मामले की जांच करवाने की मांग भी उन्होंने करी है। नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री पद से इस्तीफा दें, देवेंद्र तोमर की गिरफ्तारी की कांग्रेस ने मांग की है। So what do you expect us as a responsible opposition to do? To keep quiet about it and not do a press conference? What do you know we are doing next? Are you pre-guessing what I'm going to do next? Are you preempting me? I think as a responsible opposition, it is my duty first to talk about something that's in the public domain. And how does anyone have an issue with that? It's bizarre that somebody can even ask me that question. As a responsible opposition, I see a video where clearly the man is talking about black money, where clearly the man is talking about unaccounted wealth, where clearly the man is talking about graft, which is coming from the mining barrels. And his father has been the minister of mining. His father lives on Krishna Menon Road, something that is being referred to in this video. So what do you expect the opposition to do? I mean, I think your bar for the opposition to act is either way too low or way too high. I think as a responsible opposition, I will first talk about it publicly. I will first come to the public court through people, through journalists like you, and then take whatever recourse we have. Elections are going on. We have gone to the Election Commission, and we will take legal recourse if and when we have to. So I think to expect the opposition to keep a tape on its mouth and just keep quiet is a little bizarre, I would say. बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं खुश हूं कि किसी ने तो युवाओं पर, किसी ने तो जॉब्स पर, किसी ने तो परीक्षाओं पर सवाल पूछा। 18 साल का शासन है, और 18 साल जब आप शासन में रहते हैं और आप चुनावों में जाते हैं, तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और उस पर वोट मांगते हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम बड़ी बड़ी बातें नहीं बांट रहे हैं, हम अपने रिपोर्ट कार्ड पर डंके की चोट पर सीना ठोक के वोट मांग रहे हैं। 18 साल शासन चलाने के बाद आपको वोट मांगना पड़ रहा है। हम आएंगे तो ये होगा, ना आप आएंगे ना ये होगा। असलियत ये है कि अगर आप हमारा वचन पत्र भी पढ़िए, और इसके बारे में हमने अपने अन्य राज्यों में भी चर्चा करी है। हम बेरोजगार लोगों के लिए कुछ आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं, और एक जॉब्स कैलेंडर की बात कर रहे हैं कि जॉब्स कैलेंडर परीक्षा के नोटिफिकेशन से नियुक्ति पत्र तक कुछ पड़ाव होते हैं, और अगर उनमें से कोई भी पड़ाव टूटता है, मान लीजिए पेपर लीक हो जाता है, तो कानूनी रूप से एक प्रावधान होना चाहिए कि कितनी जल्दी सेकंड सेट, कितनी जल्दी वो हो सके, जिससे एक निश्चित समय में परीक्षा से लेकर नियुक्ति हो। वो युवाओं के लिए बहुत बड़ा भरोसा है। कर्नाटक में जो हमने बस सेवा फ्री करी, उससे महिलाओं के हाथ में 2,500 से 3,000 रुपए आया। वो खैरात नहीं है, वो महंगाई से रिलीफ है, वो महंगाई से राहत है, जो 10 सरकारों में एक में भाजपा ने नहीं करी। कर्नाटक में हमने अगर युवा निधि की या बिजली की बात करी, उससे परिवारों में बचत हुई। कर्नाटक में हमने बोला हम गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देंगे, चावल देंगे। मोदी सरकार ने छल रचा और हमसे कहा हमारे पास चावल नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था हम 86 मेट्रिक टन धान खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, और खरीदा सिर्फ 61 मेट्रिक टन। ये उनके दोगलापन है, ये उनकी दोहरा मापदंड है। हमारी जो जो योजनाएं हैं उससे लोगों को फायदा हो रहा है, और आने वाले चुनावों में सपाट होने वाली है भाजपा लोकसभा में, कर्नाटका में। तो ये जो सारे लोग बोल रहे हैं,
ये लोकसभा का चुनाव लड़ने जब कर्नाटका में जाएंगे तो इनको जनता अपने आप सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता के लिए काम करना हमारा परम दायित्व है। हम फिर से कहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर, देवेंद्र तोमर, उनके लड़के की ये बातचीत वीडियो पर है, इसका संज्ञान लेकर एजेंसीज को, इसका संज्ञान लेके ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को कार्रवाई करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। राजीव चंद्रशेखर जी के अनर्गल बयानों से हम सब परिचित हैं और राजीव चंद्रशेखर जी पहले इस बात का जवाब दें कि ये जो एप्पल से नोटिफिकेशन आया था और जहां पर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आईटी में, उसके बारे में क्या कर रहे हैं। भोपाल से खबर है, यहाँ पर पीसी शर्मा के समर्थन में उतरा संत समाज। कंप्यूटर बाबा दक्षिण पश्चिम में करेंगे प्रचार। संतों ने पीसी शर्मा के घर पहुंचकर मुलाकात की। कंप्यूटर बाबा ने बयान दिया है, आगे कहा कि बीजेपी सनातन के नाम पर छल कर रही है। कांग्रेस गौ, नर्मदा और सनातन की रक्षा करने वाली पार्टी है और पीसी शर्मा सभी धार्मिक आयोजनों के में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये बात कही है कंप्यूटर बाबा ने। ये बता नहीं पाएंगे कि क्या करेंगे। कुछ मालूम हो कि भैया ये कहाँ कौन सा चीज़ कहाँ बनेगी, क्या होगा तो बताएं। ये एक मैंने ये भी जारी किया है, दक्षिण विजन कमलनाथ की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। ये हर वर्ग के लिए है, हर उसके लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। और महंगाई को कम करने की जो बात कमलनाथ जी ने की है, आज 100 रुपये किलो प्याज हो गया है, 100 रुपये किलो चने की दाल, 200 रुपये तेल, तमाम डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस 500 में मिले। जब इन्होंने देखा कि कमलनाथ जी ने 500 का, इन्होंने 450 में देंगे, एक कुछ 450 में नहीं मिली। 1000 रुपये डालने की बात की, लाडली बहना बंद कर दी। वृद्धा पेंशन उठा के देख लीजिए, विकलांगन की सब बंद है 3 महीने। ये झूठ और फरेब है। ये लोगों को समझ रहे हैं कि ये जनता बेवकूफ़ है, लेकिन एक सेंटेंस ही बोलना चाहता हूँ, गाना है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि चुनाव के लिए तुम पैसे दे रहे हो। ये तो वैसे भी बांट रहे हैं, अब इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, ये पैसा बांटे। तो मैं ही कह रहा हूँ 1500 रुपये उनके अकाउंट में, बिजली सॉलिड फ्री और वृद्धा पेंशन 600 से 1200, और बच्चों को भी पैसे मिलेंगे 500 से 1500, जिससे पढ़ सके। ये जो कहते हैं ना कि 1 जनवरी को ये सब आ जाएगा, ये कमलनाथ जी का 1 जनवरी 2024 तो सरकार बनना तय है। 3 को दिसंबर को रिजल्ट, 15 को कैबिनेट फॉर्मेशन, 20 को ऑर्डर और 1 को 1500 रुपये हर एक के अकाउंट में, 500 में सिलेंडर, बिजली सॉलिड फ्री। ये है जिसको कहते हैं ना जो इमीडिएट हेल्प। ये 1 जनवरी से जो त्रस्त परिवार है 18 साल से, उनको फर्स्ट एड, ये फर्स्ट एड के रूप में, और उसके बाद लोगों के रोजगार की बात होगी। जो 1 करोड़ लोग रोजगार, 1 लाख नौकरियां, और उन्होंने कहा है कि हम नोएडा स्टाइल में एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। और ये नोएडा भी संजय गांधी और कमलनाथ जी ने बनाया था। वो आदमी आज मौजूद है जिसने नोएडा बनाया, वो मध्य प्रदेश भोपाल के पास बनाया है, जिससे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। बंधुओं, आप सब लोगों को भली भांति ज्ञात है कि मध्य प्रदेश की दशा और दिशा क्या है। आप थोड़े समय में उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि मात्र 15 महीने की सरकार ने 1000 गौशालाएं बनवाई थी, और ये सरकार छल पूर्वक आकर के और गौशालाओं को बंद कर दिया। उनको जो भोजन मिलता था गायों को, वो बंद कर दिया। गायें रोड में विवश होकर के मर रही हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा करते हैं, गौओं का इनडायरेक्ट रूप से हत्या करवा रहे हैं। जब गौएं जाएं कहाँ, जब गौशालाएं बंद हो गई। माननीय कमलनाथ जी ने राम पथ गमन का सर्वे करवाया था कि इसमें जहां से मध्य प्रदेश में जहां से जहां तक राम जी की यात्रा निकली थी वनवास काल में, वहां हम सड़क बनवाएंगे। ये अपने आप को धार्मिकता का सर्टिफिकेट देने वाले लोग उस सर्वे को ही बंद कर दिया, उस रोड में कुछ काम नहीं किया। जो नर्मदा की शपथ लेते हैं, नर्मदा जल करके उसमें जल में घुस करके शपथ लेते हैं कि हम नर्मदा की रक्षा करेंगे, उसको बुरी तरीके से खोद करके बेच लिया। ये धर्म के बेचने वाले हैं, धर्म के रक्षा करने वाले नहीं हैं। इसलिए जनता जनार्दन इनसे सावधान हो जाए।
हमारे माननीय कमलनाथ जी और उनके जो धर्मस्व मंत्री थे वो माननीय पीसी शर्मा जी थे। इन्होंने धर्म के लिए जो जो कुछ कार्य किया था, बीड़ा उठाया था, वो सराहनीय है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कोई धर्मस्व मंत्री नहीं हुआ है कि एक साल के अंदर अंदर इन्होंने हजारों गौशालाओं के लिए, रामपथ गमन के लिए, माँ सीता के मंदिर के लिए और मठ मंदिरों के संतों के लिए, पूरे जितने भी अवैध रूप से आज कहे जाते हैं उनको पट्टा देने के लिए इन्होंने सब कार्य किया था। और ये अपने आप जो नकली जो है सनातन धर्मी सरकार अपने आप को बनाती है, इन्होंने सारे धार्मिक कार्यों में ब्रेक लगा दिया और आज सब साधु संत गाय नर्मदा जितने हमारे धार्मिक जगह हैं वो सब लोग दुखी हैं। और जनता भी इनकी पोल जान गई अच्छे से कि ये केवल घोषणा करते हैं, कोई विकास नहीं किए हैं। 20 साल भी सरकार में रहने के बाद यदि कोई गांव रोड से वंचित है, कोई अशिक्षा से अभी जो है ग्रस्त है, किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ है, तो वो सरकार फेल मानी जाएगी और जनता जनार्दन ऐसे फेलुअर सरकार को ऐसी ठोकर मारेगी कि इनके कार्यकर्ता कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे। आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर के धर्म का और विकास का साथ दें, यही हमारी सबसे अनुरोध है, विनती है। जय श्री राम। शिवराज सरकार में साधु संत दुखी, गौ माता दुखी, मां नर्मदा दुखी, मठ मंदिर के पुजारी दुखी, धर्म में सभी लोग दुखी हैं। शिवराज सरकार को आज जनता जनार्दन का जो आज मतदाता जो है, जब हम लोग जगह जगह जा रहे हैं तो मतदाताओं का बस यही है कि किसी हालत में भी अब बीजेपी नहीं कांग्रेस लाइए, और कांग्रेस आने वाली है, ये जनता की तरफ से जो हम लोग जा रहे हैं वो देख रहे हैं। इसलिए मैं मतदाताओं से भी कहना चाहूँगा कि अब जो गौ माता की रक्षा करे, संत समाज की रक्षा करे और माँ नर्मदा की रक्षा करे, ऐसे कमलनाथ सरकार को वोट देना चाहिए। एक बार जरूर जो है कमलनाथ सरकार को सरकार बनाने के लिए आप सबका वोट आना चाहिए। दूसरा, मतदाताओं को धन्यवाद मैं इसलिए दूंगा कि आपकी गलती नहीं थी, आपने बराबर कांग्रेस सरकार को आपने चुना था, परंतु किन्हीं कारणों बस और कुछ गद्दारों ने जो गद्दारी की थी, अब उनकी भी परीक्षा का समय है। आइए हम सब मिलकर के जो है गौ माता के साथ साथ और धर्म की रक्षा करें। आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, आज हमारे पीसी शर्मा जी जो हैं, उन्होंने रामपथ गमन का जो एक वीड़ा उठाया था, और उस स्थिति में ये विशेष बात है जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी कि माँ सीता का जो है मंदिर के लिए आप गए भी जगह जहाँ चिन्हित, जहाँ सीता माँ आलोप हुई थी, ऐसी जगह पे चिन्हित भी आपने किया था, जो बताएंगे, जानकारी देंगे। और उस जगह पे इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधान और लोगों से सभी से बात की थी। लगभग तय हो रहा था कि सीता माता जी की जो है वो हम मूर्ति स्थापित करेंगे, पर दुर्भाग्य रहा कि इन्होंने सरकार गिरा दी बीजेपी ने, और आज बीजेपी ने आज स्थिति है कि जहां के तहां रह गए, कुछ भी काम नहीं हुआ। इसलिए अब रामपथ गमन तभी पूरा होगा जब मां सीता का भव्य मंदिर बनेगा और स्थापित होंगी, और शेष जानकारी भी हमारे पीसी शर्मा जी बताएंगे इस बारे में। अंत में यही चाहूंगा कि जब तक कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं, धार्मिक रूप से पूरा संत समाज, पूरे संत के पुजारी, जो भी धार्मिक काम आता था वो हमारे पीसी शर्मा जी ने बड़ा काम किया। इसलिए हम इस विधानसभा में, दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हमारे पीसी शर्मा हैं, इसलिए पूरा संत समाज इनके साथ खड़ा है और जनता से अनुरोध करता है कि ऐसे को सहयोग करिए, ऐसे को वोट दीजिए, जिससे ये आएंगे तो पुनः जो है धर्म की रक्षा होगी और अधर्म का नाश हो। प्रचार करने भी जाए तो जितना भी बीजेपी का आला हाईकमान है वो इस बात को कह रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस 508 करोड़ रुपए ले रहे हैं सीजी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कमलनाथ जो एडिशनल लेवल के कांग्रेसी हैं, इंटरनेशनल हैं, हेलीकॉप्टर कहां से खरीदते हैं, कहां कमीशन देते हैं। कमलनाथ के समय ही केंद्र में मोबाइल उद्योग को बर्बाद किया था। चाइना के साथ एमओयू करने में कमलनाथ का हाथ था। कमलनाथ अलग स्तर के खिलाड़ी हैं और आधुनिक विमान के लिए यूपीए सरकार में पेशा नहीं था। और वहीं तब BBIP हेलीकॉप्टर खरीदे गए, कमीशन का खेल हुआ। किसका भांजा था मामले में, ये कमलनाथ से पूछिए। ड्राइवर और ऑटो रिक्शा की इंडस्ट्री को पूरा एक तरह से डैमेज हो गया है।
ये तो हुआ गारंटी, वादे और वादे निभाने की बात। इसका परिणाम एक और हुआ है कि डेवलपमेंट स्कीम्स जो भी हैं पूरे के पूरे रुक गए हैं कर्नाटक में। और ये खुलेआम से कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास अब पैसा नहीं है। तो एक तो गारंटी नहीं निभाना, दूसरा आर्थिक व्यवस्था को ऐसे तबाही करना कि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, रास्ते के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, बिजली के लिए पैसा नहीं होना। और तीसरा, और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है मेरे हिसाब से, कि इस गारंटी के बेसिस पे जो इलेक्शन जीत कर आए हैं लोग, तो तरस रही हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन ये भी बता दूं आपको कि 3 महीने में 50 किसान, कुल 3 महीने में 50 किसान ने खुदकुशी की है इस कांग्रेस के सरकार के आने के बाद। पावर शॉर्टेजेस, लोड शेडिंग, और जब ड्राउट आया है, एक भी मंत्री ने ड्राउट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं विजिट किया है, क्योंकि वो जानते हैं जब वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, लोग पूछेंगे कि आपने जो वायदे किए हैं वो कहाँ हैं। तो आज भी बेंगलोर में बैठे हुए हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट विजिट करने के लिए तैयार नहीं है उनके मंत्री और उनके एमएलए। पैसे का लूट का एटीएम का शुरुआत आपने कल देखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में जो बेटिंग एप्स हैं, बेटिंग एजेंसियां हैं, वो इलीगल हैं और उसके बैक पीछे क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो इलेक्शन के लिए पैसा लेना, दूसरा इलेक्शन के लिए क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेना, वो भूपेंद्र बघेल जी ने कल दिखा दिया है और सिद्धरामैया जी ने कर्नाटक में दिखा दिया है। और यहाँ के दावेदार कौन हैं? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी के बारे में हम क्या कहें? वो तो और एक एडिशनल लेवल के कांग्रेसी हैं। यहाँ पे भूपेंद्र बघेल जी क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेते हैं, सिद्धरामैया जी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेते हैं। कमलनाथ जी का तो कनेक्शंस बहुत ही इंटरनेशनल है, ग्लोबल है। उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं हेलीकॉप्टर कहाँ से खरीदते हैं, कौन खरीदता है, किसको कमीशन मिलता है। तो ये जो मुख्यमंत्री, और फिर राजस्थान में आपने देखा ही है कि अशोक गहलोत जी के ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो मुझे यही कहना था कि ये कांग्रेस का एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी बन गया है कि गारंटियां बांटे इलेक्शन से पहले, गारंटियों के बल पे सरकार में या पावर में आए, लेकिन उनका एक ही राजनीतिक मकसद है कि किसी तरह एक परिवार के लिए और उनके परिवार के लिए स्टेट को एक एटीएम बनाए, लूटे। और मैं ये कोई पॉलिटिकल रेटरिक नहीं कर रहा हूँ, ये इलेक्शन है इसीलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, रोज देखने को मिल रहा है। ये कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन लूट तो जरूर हो रहा है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश के वोटर, मध्य प्रदेश के हर नागरिक इस गारंटी के, कांग्रेस के जो फेक गारंटीज है, इसको नकार दे, इसके जाल में मत फंसे। और जो एक ही गारंटी है, जो सच गारंटी है आज के दिन में, नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है डेवलपमेंट का, अपॉर्चुनिटी का, युवाओं के लिए स्किल आने वाले सरकार, गारंटी के खेल खिलवाड़ और राजनीति करने वाले सरकार का स्टेटस। कांग्रेस और करप्शन के बारे में तो लोग सब जानते ही हैं। यूपीए के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
ये सब हम जानते ही हैं। लेकिन एक और मैं आपको फैक्ट दिखा दूँगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए, और आपके व्यूअर्स और आपके माध्यम से जो भी पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कुल 4 महीने में 3.5 महीने के सरकार के आने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से 109 करोड़ के पैसे निकले। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का जो कांग्रेस सरकार है कर्नाटक में, गारंटी के नाम पे आए सरकार में, गारंटी नहीं को फुलफिल नहीं किए उन्होंने, लेकिन उनका जो एक मकसद था कर्नाटक को एटीएम बनाना, वो उन्होंने पूरी तरह से शुरुआत उन्होंने कर दिया है। ये फैक्ट हाल ही में 1 महीने पहले एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से और डीके शिव कुमार के करीबी हुए कॉन्ट्रैक्टर के घर से ये निकला था। हम इलेक्शन के टाइम पे हमने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में आता है, कर्नाटक बनेगा एक परिवार का एटीएम, और ये सच साबित हुआ है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में एटीएम और लूट कैसा शुरू हो गया है। ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट्स के साथ कह रहा हूँ। और आप देखिए कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार और मुख्यमंत्री के बैकग्राउंड और नीयत और उनके परफॉर्मेंस क्या है। कर्नाटक के बाद उस गारंटी को उन्होंने बदलकर, बड़े चालाकी से बदलकर, चालाकी से नहीं, कांग्रेस के मानसिकता के विचार से बदलकर उन्होंने कहा नहीं, एक ही साल में, पिछले साल में जो अनएम्प्लॉयड हैं, पिछले साल के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम पैसा देंगे। यानी कि जो बाकी सब अनएम्प्लॉयड यूथ थे, जो जिनके लिए ये इन्होंने वादे किए थे, उन्होंने निकाल दिए। दूसरा उन्होंने कहा गृह लक्ष्मी, कि हर फैमिली की महिलाओं को 2000 रुपए के मंथली महीने में फाइनेंशियल एड मिलेगा। इलेक्शन के बाद उन्होंने उसको बदल कर कह दिया कि नहीं, हम सब महिलाओं को नहीं देंगे, केवल एक क्राइटेरिया बनाएंगे और वो क्राइटेरिया में जो फिट होंगे उनको ही देंगे हम। और वो क्राइटेरिया था बीपीएल, और ऐसे उन्होंने बहुत टाइटन कर दिया क्राइटेरिया। यानी कि इलेक्शन से पहले क्या गारंटी था और इलेक्शन के बाद में उनके जो सही वादे को जो इम्प्लीमेंट करने का टाइम हुआ, उन्होंने बदल दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि 2000 यूनिट फ्री पावर देंगे हर हाउस होल्ड को, गृह ज्योति, ये भी एक उनका गारंटी था। हालत यह है कर्नाटक में आज इलेक्ट्रिसिटी के दाम इंक्रीज हुए हैं, और जो किसान थे जिनको 24 घंटे बिजली मिलता था, उनको आज बिजली नहीं मिलता है। ये है उनका इस गारंटी का परिणाम। उन्होंने कहा 10 केजी राइस देंगे हम हर मेंबर बीपीएल हाउस होल्ड। उन्होंने बदल कर उसको क्राइटेरिया बदल दिया इलेक्शन के बाद, और आज भी वो ये जो प्रॉमिस है, ये गारंटी है, वादे फुलफिल नहीं कर रहे हैं। 5वां गारंटी था उनका स्त्री शक्ति स्कीम की, महिलाओं के लिए मुफ्त में बस ट्रैवल का पास देंगे। उसको भी उन्होंने इलेक्शन के बाद क्राइटेरिया बदलकर केवल एक कैटेगरी की महिलाओं को उन्होंने अलाउ किया है। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे एक तरह से बसों में जो लोग बस से काम करने के लिए जाते थे, पुरुष और जो वर्कफोर्स में लोग थे, उनको बस में सीट मिलना मुश्किल हो गया है। केरल का जो विस्फोट मामले में आप पर हेट स्पीच का केस दर्ज कर लिया गया, तो क्या बदले की भावना क्या आप देखते हैं? देखिए, ये एक अजीब सा माहौल बन गया है कि हम जब हमास के बारे में बात करेंगे कि हमास को कैसे
यहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बन गए हैं कम्युनल। ये बड़ा अजीब सा माहौल है आज कि कांग्रेस के विरुद्ध और कांग्रेस के अपीजमेंट के बारे में हम कुछ बोलेंगे कि हमास जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को आप कुछ कह नहीं रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं बच्चों से बात करने के लिए, रेडिकलाइजेशन एंकरेज कर रहे हैं। अगर जब हम वो बोलते हैं, हम बनते हैं कम्युनल और वो बनते हैं सेक्युलर। तो केरल में जो हुआ है एक तरह से बड़ा पर्दाफाश है कि कम्युनल कौन है और सेक्युलर कौन है, और ये सेक्युलरिज्म का ढोंग जो रचा रहे हैं ना, वो एक्चुअली अपीजमेंट कर रहे हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सबको मेरा नमस्कार। आप सब तो जानते ही हैं कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के वोटर आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश के सरकार को चुनेंगे, और इस संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स और सोच रखना चाहता हूं कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से लोगों तक भी ये पहुंचे। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की राजनीति के बारे में कल एक टिप्पणी हुआ। मैं ज़्यादा अखिलेश जी के साथ सहमत बड़े चीज़ों में नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन किया कि कांग्रेस एक फ्रॉड है, और मैं उस फ्रॉड के बारे में और उनके फ्रॉड के राजनीति के बारे में और फ्रॉड के गारंटीज़ के बारे में आपके सामने थोड़े फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। उनके एक नया पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि हर स्टेट में जाकर कुछ ना कुछ प्रॉमिस करे, कुछ ना कुछ गारंटी के बारे में कहे, और इलेक्शन के बाद उस गारंटीज़ को भूलकर कुछ और करें। और उस कुछ और के बारे में भी मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूँगा। हाल ही में मैं कर्नाटक से हूँ, कर्नाटक का एमपी हूँ। कर्नाटक से मुझे नरेंद्र मोदी ने चुनकर मंत्रिमंडल में काम करने का मौका दिया, अवसर दिया, और हाल ही में वहाँ पर इलेक्शन हुआ। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, 5 गारंटियों के बारे में उन्होंने कहा, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और उस गारंटीज़ का आज क्या हाल है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने गारंटी किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं के लिए 3000 रुपये के अलाउंस देंगे महीने में अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए। कांग्रेस की गारंटी का एक तरह से पर्दाफाश कर रहा हूँ कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये उनको किसी की भलाई का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनको गारंटी से किसी तरह लोगों को भड़काकर, लोगों को मैं ये ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बेवकूफ़ बनाकर सत्ता में लाना चाहते हैं ताकि वो लूटे। और मैं इसको स्पष्ट रूप से एग्जांपल देता हूँ कर्नाटक में जो हुआ है। मैं कोई थियोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कर्नाटक में हो क्या रहा है और राजस्थान में हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ में हुआ क्या है, हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। आप देख रहे हैं उनको अस्पताल के लिए पैसा नहीं है, रास्ते बनाने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल में नए स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लूट रहे हैं। तो ये उनका राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास लेकर आगे देश को, प्रदेश को आगे उन्नति करवाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये फर्क है। गारंटी तो है, हम भी दे रहे हैं गारंटी, नरेंद्र मोदी जी भी दे रहे हैं, लेकिन उन्नति और विकास का गारंटी यहाँ दे रहे हैं, यहाँ पे करप्शन का गारंटी दे रहे हैं। रवि जी